हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUD अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म वन शॉट में क्लास 12th के लिए। तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। तो एंड तक वीडियो को देखते रहिए, जमे रहिए और कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। तो डिसोल्यूशन का मतलब समझ लेते हैं। तो अकाउंटिंग में सीधा हिंदी देसी मतलब क्या है भाई? डिसोल्यूशन का मतलब है बिजनेस को बंद करना या किसी भी चीज का खत्म होना। तो यहां पर बोला गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, हम पढ़ कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस चेंज इन रिलेशन अमंग द पार्टनर्स बट द फर्म कंटिन्यूज। अब यहां पे पता है सीखने वाली बात यह है कि फर्म और पार्टनरशिप क्या अलग अलग होती हैं। फर्म और पार्टनरशिप क्या अलग अलग होती हैं? तो हाँ, फर्म बिजनेस को डिनोट कर रही है और पार्टनरशिप रिलेशन बता रही है पार्टनर्स के बीच में। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि रिलेशन में बदलाव आ जाना। फर्म खत्म नहीं हो रही है, बिजनेस खत्म नहीं हो रहा है। पार्टनरशिप पढ़ा था ना, पार्टनरशिप इज इज नॉट अ बिजनेस, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। कभी बोला कि पार्टनरशिप बिजनेस है? नहीं, फर्म बिजनेस है उनका। पार्टनरशिप तो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये हमें डेफिनेशन बताई जाती है और बार बार बोला जाता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। ठीक है, फर्म अलग चीज होगी। फर्म है भाई, ये पार्टनरशिप जब कर रहे हैं तो वो जो बिजनेस उससे हो रहा है उसको फर्म बोल रहे हैं। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म कंटिन्यू रहती है, बस रिलेशन बदल रहा है। ऑन दी अदर हैंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यहां पे बिजनेस को ही डिसॉल्व कर रहे हैं, मींस बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यूड। यहां पर बिजनेस जो है फर्म का वही खत्म कर रहे हैं। डिसकंटिन्यू यानी कंटिन्यू नहीं रहेगा, स्टॉप, यही खत्म। तो आई होप ये आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि क्या पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है और क्या मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का। तो हम इस चैप्टर में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोले बस, तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं है। या तो फर्म को फर्म बोलेंगे या फिर पार्टनरशिप फर्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि डिसोल्यूशन के कौन कौन से मोड हैं जिससे हम डिसोल्यूशन कर सकते हैं अपनी पार्टनरशिप का, है ना, बिजनेस का। तो पहला आता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब भाई सारे लोग एग्री हुए थे तभी पार्टनरशिप शुरू करी थी, पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया था। तो जब सारे लोग एग्री करें तो डिसोल्यूशन भी तो हो सकता है। तो अ फर्म में बी डिसॉल्व, एक फर्म को हम डिसॉल्व कर सकते हैं व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री for its dissolution. A partnership firm is set up by an agreement. Similarly, it can be dissolved by the agreement. कि जब सेटअप एग्रीमेंट से किया था तो डिसॉल्व भी एग्रीमेंट से आप कर सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या आता है? कंपलसरी डिसोल्यूशन, ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको डिसोल्यूशन करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। तो अ फर्म में बी कंपलसरली डिसॉल्व कब? जब सारे पार्टनर, ऑल पार्टनर्स और ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। क्या बेटा? वो हो गए हैं इंसॉल्वेंट। आई बात समझ में? यानी कंगाल हो गए, दिवालिया घोषित हो चुके, अब इनके बस की नहीं है, इनकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी थी वो खत्म हो चुकी है। दे आर नॉट कैपेबल इनफ टू कैरी ऑन द बिजनेस फाइनेंशियली। तो ऐसे में जब वो इंसान ही असमर्थ हो चुका है, सारे ही असमर्थ हो चुके, तो पार्टनरशिप कैसे चलेगी भाई? डिसॉल्व करना पड़ेगा। या फिर सारे ही इंसॉल्वेंट हो गए सिर्फ एक के, तो अकेला इंसान अगर काबिलियत रखता है, सक्षम है अपनी पार्टनरशिप को कैरी करने के लिए, लेकिन एक नहीं, कम से कम दो लोग तो चाहिए होते हैं ना पार्टनरशिप के लिए। तो एक इंसान भी अगर बच जाता है सॉल्वेंट, तो भी ये बिजनेस नहीं चल सकता, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं बी पॉइंट, व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल। कि भाई किसी स्टेट के अंदर पॉलीथीन यानी पॉली बैग्स जो होते हैं वो पहले बना करते थे, लेकिन अब उस स्टेट के अंदर, उस राज्य में एक कानून पास किया गया है, तो वहां पर अब पॉलीथीन बैन हो गई है। तो अब अच्छा वाला लॉफुल बिजनेस था, गैर कानूनी काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कानून पास हुआ अब वो इलीगल हो गया, अनलॉफुल हो गया। तो अब बेटा हमें उस राज्य में वो काम करना बंद करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है। इसके आगे क्या है? इसके आगे बाय नोटिस। तो कई बार क्या होता है, जब पार्टनरशिप एट विल होती है, यानी अपनी मर्जी से, जहां पे स्पेसिफाइड पीरियड नहीं है एंड करने का, तो वहां पे हम नोटिस दे सकते हैं राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। ठीक है, तो कोई एक पार्टनर राइटिंग में एक नोटिस दे सकता है कि भाई मैं चाहता हूं डिसोल्यूशन होना चाहिए, तो भी डिसोल्यूशन हो सकता है। सेक्शन 43 ये बात बोलता है। फिर ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कुछ ऐसी घटना घट जाए जिसकी वजह से डिसोल्यूशन करना ही पड़े। पहला,
ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म वॉज कंस्टिट्यूटेड। ठीक है, यानी एक्सपायर हो रहा है भाई टर्म, जो आपने एग्रीमेंट किया था 5 साल 10 साल 15 साल, एट विल नहीं था। ठीक है, एट विल नहीं था वहां पे। जो है पार्टनरशिप डीड थी वो एकदम क्लियर थी कि भाई 15 साल का एग्रीमेंट है, 20 साल का एग्रीमेंट है, और जैसे ही वो एक्सपायर होगा टर्म, तो बेटा आपका जो बिजनेस है वो क्या हो जाएगा बेटा, डिसोल्यूशन होना चाहिए उसका। फिर कंप्लीशन ऑफ वेंचर, आपने एक काम के लिए पार्टनरशिप करी थी कि भाई दिवाली पे पटाखे बेचेंगे, पटाखे बिक गए, काम खत्म। पटाखे बिक गए, काम खत्म, अब जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं है, अब बिजनेस को बंद होना पड़ेगा। जिसके लिए आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था वो काम ही जब पूरा हो चुका है तो फिर क्यों भाई कंटिन्यू रखेंगे, डिसोल्यूशन होना पड़ेगा, डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या आता है बेटा, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और नथिंग इज स्पेसिफाइड, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि भाई डेथ के टाइम पे पार्टनर की तब भी डिसोल्यूशन होते हैं। एंड लास्ट इज ऑन एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, अगर किसी पार्टनर को इंसॉल्वेंट पाया जाता है तो इसको मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल डेथ होना। क्या बोलता हूँ बेटा मैं इसको, फाइनेंशियल डेथ हो गई है ना एक तरह से, एक तो नेचुरल डेथ है, अब कोई इंसॉल्वेंट हो गया बेटा, वो फाइनेंशियली कहाँ से ठीक है, जीरो हो चुका है, तो फाइनेंशियल टर्म्स में वो डेड है, तो इसलिए बेटा तब भी हम पार्टनरशिप को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म को। फिर आता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, तो कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे कोर्ट, कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पे कोर्ट में पास ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। भाई कोर्ट पास कर सकते, मे पास, बेटा मे वर्ड पे ध्यान दो कि जरूरी नहीं है ऑर्डर करेगी ही करेगी है, अगर ऐसा दिख गया तो कोर्ट ऑर्डर कर ही देगी, ऐसा जरूरी नहीं है, मे पास संभावना है कि वो ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है। ठीक है बेटा, कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है। पहला पॉइंट, अ पार्टनर बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एक पार्टनर है बेटा वो अनसाउंड माइंड का हो गया, यानी उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है, अनसाउंड माइंड का हो चुका है वो। ठीक है, और आपने पढ़ा हुआ है कि अनसाउंड माइंड के पर्सन को हम पार्टनर ही नहीं बनाते, लेकिन जब तक वो ठीक था तब हमने पार्टनरशिप करी, उसके बाद पार्टनरशिप एग्रीमेंट होने के बाद उसका क्या कहते हैं मानसिक संतुलन खराब हुआ, तो बेटा ऐसे केस में कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, देगी नहीं, दे सकती है। फिर भी पॉइंट आता, पार्टनरशिप, अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर। एक पार्टनर, फिजिकल डैमेज की बेसिकली बात हो रही है कि भाई उसका फिजिकली वो भाई इनकैपेबल हो गया परमानेंटली, तो उस केस में वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा ड्यूटीज को, तो कोर्ट तब भी ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, अब आप बोलो सर बाकी पार्टनर शुरू नहीं कंटिन्यू नहीं कर सकते, कर सकते हैं, डिपेंड करता है भाई कोर्ट किस तरीके से उसको देखती है सिचुएशन को, कोर्ट ऑर्डर देती है नहीं देती है, कोर्ट कहती है कंटिन्यू रखो तो किन टर्म्स पर कंटिन्यू रखने के लिए कहती है, डिपेंड करता है। ठीक है, फिर आता अ पार्टनर इज फाउंड गिल्टी, दोषी पाया गया बेटा किसका, कोई मिसकंडक्ट, कोई घपला घोटाला कुछ तो किया था और उसका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, फर्म की इमेज पे, बिजनेस ऑफ द फर्म पे, तो ऐसे केस में भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। फिर आता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड परसिस्टेंटली, ब्रीच्ड परसिस्टेंटली, ब्रीच मतलब तोड़ना, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, परसिस्टेंटली बार बार तोड़ना, तो बेटा जो एग्रीमेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कानून का एक मतलब एक तरह से हम जो एग्रीमेंट कर रहे हैं लोग, वो एग्रीमेंट कर इसलिए रहे हैं रिटर्न में ताकि वो एक दूसरे को लीगली बाइंड कर सके, तो इंटेंशन है कि हम कानून को बीच में लाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, वो कानून को दर्शा रहा है और आप बार बार उसे तोड़ रहे हो, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो, तो कोर्ट इस केस में भी क्या कर सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है कि आप डिसॉल्व कर दो, आपके अंदर तमीज नहीं है पार्टनरशिप बिजनेस को कंटिन्यू करने की। ई पॉइंट, कोर्ट फाइंड्स डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड, अगर कोर्ट को लगता है कि भाई यही सही है, न्याय है कि हम इस फर्म का डिसोल्यूशन कर दें, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जब भले ये सारा कुछ सही से कर रही हो लेकिन सामाजिक कुछ उत्पाद मच रहा है भाई इनके काम की वजह से, कुछ भी हो रहा है, भले ये इलीगल कुछ ना कर रही हो, सब कुछ बढ़िया एकदम, कोर्ट को ऐसे ग्राउंड्स दिखते हैं जहां पर क्या होता है बेटा, डिसोल्यूशन करना जस्टिफाइड होता है, तो कोर्ट ऑर्डर तब भी दे सकती है। एंड लास्ट इज व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस, कि बिजनेस हो रहा है और लॉस पे लॉस होता जा रहा है, 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल लॉस ही हो जा रहा है, और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के पता चल रहा है कि ये अब नीचे ही गिरेगा बिजनेस और कुछ नहीं हो सकता, कोर्ट
पहले ही ऑर्डर दे सकती है कि भैया तुम बंद ही कर लो, क्यों अपने आप को तड़पा रहे हो और तुम्हें देख के हमें तरस आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बेटा मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन हो गए फर्म के। अब बात आती है कि भाई जब फर्म बंद हो रही है तो सिंपल सी बात है, फर्म ने कई लोगों से उधार लिया होगा, पैसा चुकाना होगा, पार्टनर की पर्सनल लाइफ चली होगी, उनके खुद के प्राइवेट डेट होंगे। तो क्या क्या है सिनेरियो, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले तो बात करते हैं फर्म्स डेट होता क्या है। तो फर्म जो आउटसाइडर से, बाहर वालों से उधार लेके बैठी है, उसको बोलते हैं बेटा फर्म्स डेट। और प्राइवेट डेट का मतलब क्या है? प्राइवेट डेट मींस अ पार्टनर ओज इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। एक पार्टनर ने ऑफिस से छुट्टी हुई और वो गया और नुक्कड़ पे चाय पी, उसने कहा मेरे खाते में लिख लेना, मैं बाद में दे दूंगा। तो बेटा उसने पर्सनल कैपेसिटी में उधार लिया है, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। आ रही है बात समझ में? क्या उसने कोई भाई पर्सनल लोन लिया था, शादी के लिए लोन लिया था, हाउस लोन लिया था अपने घर के लिए, तो वो पर्सनल है, उसका पर्सनल कैपेसिटी में, बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर फर्म के पास प्रॉपर्टी है तो भाई बिजनेस तो बंद हो रहा है, और जितनी भी एसेट है बेचो, और जिनको पैसा देना है दो, और जो बचे वो आपस में बांटो और घर जाओ अपने अपने। तो फर्म अपनी प्रॉपर्टीज को बेचेंगे और जो भी पैसा आएगा उसको फर्स्ट अप्लाई कहां पे करेंगे? फर्म के डेट पर। कि फर्म की प्रॉपर्टी, फर्म ने पैसा उसको बेचकर कमाया और अपने उधार चुकाने शुरू कर दिए। और जाहिर सी बात है भाई, फर्म की प्रॉपर्टी पे पहले फर्म का ही डेट चुकाया जाएगा। देन द सरप्लस, अगर कुछ सरप्लस बच जाता है कि फर्म की प्रॉपर्टी 5 लाख की थी और फर्म का जो भी उधार चुकाना था वो 4 लाख का था, 1 लाख अभी भी बचता है, तो उस 1 लाख को हम क्या कर सकते हैं बेटा? पेमेंट कर सकते हैं पार्टनर्स के प्राइवेट डेट की। पार्टनर के प्राइवेट डेट की पेमेंट तब की जा सकती है, और वो भी उनके पीएसआर के एक्सटेंट तक, कि जितना उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है। कि 1 लाख की अगर हम बात करें, 3 पार्टनर है तो भाई 40-40 और 20, ए को 40,000, बी को 40,000 और सी को 20,000 मिलने चाहिए। तो बेटा उनका प्राइवेट डेट भी इसी रेशियो में चुकाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी हो, सी को जो ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा पैसे दे दिए, ऐसा नहीं होता। पीएसआर की जो एक्सटेंट है वहां तक, लिमिट तक, उतना ही पैसा उनको प्राइवेट डेट के लिए भी मिलेगा। फिर ये तो हो गए फर्म के प्रॉपर्टी की बात। अब फर्म प्राइवेट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, फर्म की प्रॉपर्टी पे पहले फर्म के डेट का अधिकार बनता है। ऐसे प्राइवेट प्रॉपर्टी पे पहले प्राइवेट पार्टनर के प्राइवेट डेट का अधिकार बनता है। तो फर्स्ट कहां पे अप्लाई होगा? प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचकर जो पैसा आएगा उसको सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे प्राइवेट डेट पर। और अगर सरप्लस बच जाता है, इफ एनी, तब वो फर्म के डेट पे यूज किया जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस है इसको समझिए कि इस तरीके से काम बनेगा। फिर बात करते हैं आगे कि मेन जो मुद्दा है वो है क्या। मुद्दा ये है कि अब आपको पेमेंट करनी होगी। सबसे पहले आप किसकी पेमेंट करोगे? जो थर्ड पार्टी है, जो बाहर के लोग हैं। और उसके लिए आप क्या बनाते हो बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो। मतलब एक बात ध्यान रख लेना कि जो भी आउटसाइडर है, थर्ड पार्टी है, उससे पहले किसी को पेमेंट होनी नहीं चाहिए। ये बात ध्यान रखना। ना पार्टनर की कैपिटल, ना पार्टनर का लोन, सबसे पहले थर्ड पार्टी। और इसी सीक्वेंस में ये अकाउंट्स भी बनते हैं। और जब थर्ड पार्टी को सबको पेमेंट कर दोगे पहले नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे किसको पे करोगे बेटा? पार्टनर के लोन की पेमेंट करोगे। क्योंकि पार्टनर का लोन उसने पार्टनर के रूप में नहीं, थर्ड पार्टी एक्ट के रूप में दिया है। ही इज एक्टिंग लाइक अ थर्ड पार्टी। ठीक है, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है ना, वही वाला काम किया है इसने। तो पार्टनर, इसके बाद आगे बेटा पार्टनर कैपिटल, और उसके बाद जो भी पैसा होगा वो बैंक या कैश अकाउंट में आएगा। और ऑब्वियसली बैंक या कैश अकाउंट में नहीं आएगा, वो बैंक या कैश अकाउंट से ट्रांजैक्शन होके कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही बांट के वापस कर दिया जाएगा, पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब रियलाइजेशन अकाउंट सीखते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट कैसा होता है? ऐसा होता है सर, सारे अकाउंट ही ऐसे होते हैं ऑलमोस्ट। तो बेटा देखो, सिंपल सीधी बात, क्या यहाँ पे क्या क्या आएगा और वहां पे क्या क्या आएगा, वही सारी चीजें देखनी है। डेबिट साइड पे सबसे पहले सारी की सारी असेट्स को ट्रांसफर कर देंगे। जितनी भी सन्ड्री असेट्स हैं सारी ट्रांसफर कर देंगे ऐसे लाइन से, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, ये वो, और यहाँ पे इनर कॉलम में सारा आएगा और फिर टोटल करके मेन कॉलम में अंदर लिख देंगे हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखना है। इस सन्ड्री असेट्स के अंदर कैश या बैंक नहीं आएगा। इस सन्ड्री असेट्स के अंदर फिक्टिशियस असेट नहीं आएगी। सर क्यों नहीं आएगी? बेटा देखो, हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कर रहे हैं? हम थर्ड पार्टी को पेमेंट करने के लिए असेट को बेचना चाह रहे हैं। तो ये असेट वो होनी चाहिए जिससे पैसा आए। अब कैश या बैंक खुद ही ऑलरेडी पैसा है, उसको बेचना थोड़ी है, उसको बेचना थोड़ी है, तो हमें कैश को यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है। फिर फिक्टिशियस असेट को क्यों ना लाएं सर? फिर तो बेटा फिक्टिशियस असेट वो असेट होती है जो
ना ही टेंजिबल होती है ना ही इंटेंजिबल होती है। और सीधी बात बोलूं, ये हमारे अनरिटन ऑफ जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको अभी राइट ऑफ नहीं किया गया, या कोई हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज होते हैं, ये वो होते हैं। अब आप खुद सोचो कि प्रॉफिट जो आता है बेटा कैपिटल में ऐड होता है, नहीं लायबिलिटी साइड पे आता है। तो अगर हम देखें लॉस किधर आएगा, लॉस असेट साइड आएगा। अब लॉस असेट साइड आ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो असेट है मैं अपना लॉस बेच पाऊंगा किसी को, कोई मेरा लॉस लेगा क्या? 5 लाख का लोन है, 2 रुपए में ले लो, 2 रुपए में क्यों ले लो, 2 रुपए भी देगा और लोन भी चुकाएगा वो। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए फिक्टिशियस असेट को बेचकर कुछ नहीं मिलता। तो जो चीज आपको पैसा नहीं दे सकती वो रियलाइजेशन अकाउंट में लाओगे क्यों? ठीक है, तो यहां पर आप कैश, बैंक और फिक्टिशियस असेट ये नहीं लाने वाले, ये बात ध्यान रखना। फिर लायबिलिटी भी तो लाओगे। आप बेसिकली बैलेंस शीट को खाली कर रहे हो, और बैलेंस शीट में जितना कुछ आ जाना चाहिए वो यहां पे आएगा। सब कुछ नहीं आएगा लेकिन बहुत कुछ यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और जितना हमने ये 4 चीजें पढ़ी ना, ये सब कर लोगे तो बैलेंस शीट खाली ही कर रहे हो। मोस्टली चीजें इसमें आ गई, फिर ये इसमें आ गई, ये भी तो लायबिलिटी साइड पे आ रहा होगा बैलेंस शीट में, और फिर कैपिटल्स वगैरह सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, सन्ड्री लायबिलिटीज, यानी जितनी भी इधर उधर की जितनी भी हमारी लायबिलिटी बैलेंस शीट में लिखी है वो सब आएंगी। और यहाँ पे वही सारी चीजें, ठीक है, क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक लोन, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। जितना भी थर्ड पार्टी जो लायबिलिटीज हैं वो होती हैं, तो सब कुछ यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या नहीं आएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा यहाँ पे पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं आएगा, ठीक है, पार्टनर की कैपिटल नहीं आएगी क्योंकि ये दोनों थर्ड पार्टी के बाद पे होगा। ठीक है, रिजर्व्स नहीं आएंगे, नॉर्मली रिजर्व्स, प्रोविजंस, ये सारी चीजें नहीं आएंगी, ये सारी चीजें नहीं आने वाली। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आएंगी, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या आएगा बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर आपने बोला रिजर्व नहीं आएगा और आप अब कह रहे हो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा। लायबिलिटीज के साथ सारी लायबिलिटीज जब आ रही होंगी तो पार्टनर का लोन, पार्टनर की कैपिटल, रिजर्व और प्रोविजन नहीं आएगा, लेकिन बाकी सारी लायबिलिटीज के साथ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। सर क्यों? तो बेटा एक बात ध्यान रखना, जो भी हम असेट ला रहे हैं उस असेट से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन, रिजर्व आपको बैलेंस शीट में दे रखा है, तो अगर वो असेट लाए हो तो वो प्रोविजन और रिजर्व भी लाओगे। ये सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये इससे ही रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है बेटा वो डेटर से रिलेटेड है, और डेटर भी इधर असेट साइड पे सन्ड्री एसेट्स में आए हैं। आ रही है बात समझ में? ये सिंपल सीधा फंडा। फिर अब असेट इधर आई है तो जब इसको बेचेंगे तो बेटा किस साइड से बेचेंगे, इस साइड से बेचेंगे, और बेचेंगे तो कैश या बैंक इंक्रीज होगा, कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, असेट्स रियलाइज्ड, असेट से पैसा रियलाइज हो गया। और ऐसे लिखेंगे स्टॉक से कितना मिला, डेटर से, बिल रिसीवेबल से, तो ऐसे करके लिस्ट बनती है पूरी। और अगर लायबिलिटी पे करोगे तो इधर से पे करोगे, तो लिखो यहाँ पे 2 कैश या बैंक, पेमेंट भी तो कैश या बैंक से ही होगी, कैश या बैंक अकाउंट, लायबिलिटी सेटल्ड। आई बात समझ में? यहाँ पे भी सारी लाइन से जितनी भी लायबिलिटी इनर कॉलम में लिख के फिर टोटल अंदर लिख देंगे। ओके, अब कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आपको लायबिलिटीज के बारे में नहीं बताया कि ये पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो तब भी हम मानेंगे कि हमने लायबिलिटी पे करी होगी, ये हमें अजम्पशन लेनी पड़ती है। ठीक है, ये बहुत पहले से अजम्पशन चलती आ रही थी। अब कुछ रियलाइजेशन को लेकर के चेंजेस लाए गए हैं असेट की रियलाइजेशन में। पहले ऐसी अजम्पशन नहीं मानी जाती थी, लेकिन अब कुछ नई अजम्पशन आई है पिछले 2-3 साल में। वो ये आई है कि सन्ड्री असेट, पहले क्या होता था, सबसे पहले कि अगर असेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये बिकी नहीं बिकी, तो आप मानो कुछ भी नहीं बिका, जीरो। लेकिन बाद में इस अप्रोच को चेंज कर लिया गया कि ऐसी अजम्पशन मानना काफी गलत है, ऐसा थोड़ी होता है। तो अब अजम्पशन क्या मानने लग गए हैं पिछले 2-3 साल से, ये कि जो आपकी असेट्स हैं उनको 2 हिस्सों में बांटो, एक है टेंजिबल असेट्स, एक है इनटेंजिबल असेट्स। अगर इनटेंजिबल असेट्स को लेकर के कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो आप ये मानोगे कि वो इनटेंजिबल असेट नहीं बिकी, जीरो, अंडा खत्म।
कुछ नहीं मिला, जीरो, तो आप ट्रांसफर तो कर लोगे, यहाँ पे पैसा उससे कोई रिसीव नहीं होने वाला, ठीक है। ये तो इंटेंजिबल की बात है। टेंजिबल के लिए हम क्या एज्यूम करने वाले हैं, अगर टेंजिबल असेट्स के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि क्या वो बिकी है, उससे पैसा मिला है या नहीं मिला है, तो आप मानो कि मिला है। सर कितना मिला है, जो बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी गई थी वो मिली ही है, इतना मानोगे। अगर इंफॉर्मेशन ना दी हो तब ये सारी बातें आपको अज्यूम करनी है, ठीक है। चलो, तो ये बातें हो गई। अच्छा, अब अगर कोई पार्टनर बोले कि मुझे असेट दे दो, तो असेट चाहे कैश या बैंक हमें मिले, मतलब कैश या बैंक में हमें पैसा मिले असेट से, या कोई पार्टनर लेके जाएगी तो इधर से ही, तो लिखो बेटा उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, असेट टेकन, ठीक है। अगर कोई बोले मैं लायबिलिटी चुका दूंगा, टेंशन मत लो, कोई पार्टनर ऐसा बोले तो फिर उसको बेटा यहीं पे डेबिट कर दो, डेबिट साइड पे लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या बेटा, लायबिलिटी पेड, ठीक है। अगर रियलाइजेशन करते वक्त एक्सपेंसेस आए तो बेटा वो भी यहां लिख दो, कैश या बैंक, पेमेंट होगी ना, एक्सपेंस है तो कैश या बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बात समझ में आ रही है। अब इस तरह की सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। मोटा मोटा मैंने आपको पूरा आइडिया दे दिया कि आपका रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा। क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है, और वो प्रॉफिट क्या है बेटा, यहाँ पे लिखोगे आप, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, ऑन रियलाइजेशन। और बेटा जो भी पार्टनर की कैपिटल है, ए कैपिटल, बी कैपिटल, जो भी है उसको पीएसआर में आप बांट दोगे, जो भी प्रॉफिट हुआ है। और अगर लॉस हुआ है तो बेटा लॉस इधर आ जाएगा। लॉस कब होगा, जब डेबिट साइड ज्यादा होगी, क्रेडिट साइड कम होगी, तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, वही ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे। तो ये चीजें हो गई। अब जर्नल एंट्री के रूप में भी एक बार देख लो, वैसे तो इतने समझदार होने चाहिए आप कि जब हमने अकाउंट सीख लिया तो जर्नल एंट्री भी हम कर ही लेंगे खुद, लेकिन स्टिल मैं बता देता हूँ। तो जब हम असेट और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में लेकर आते हैं, तो इसका मतलब क्या, हम असेट और लाइबिलिटीज के अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो उसकी एंट्रीज क्या क्या होंगी, तो भाई देखो सिंपल सीधी बात है, बैलेंस शीट से निकालना मतलब बिजनेस से निकालना, और बिजनेस से कोई असेट जाती है तो बेटा वो क्या होती है, क्रेडिट होती है, और रियलाइजेशन क्या होगा बेटा, डेबिट होगा, ठीक है। अब असेट आ गई तो असेट से रिलेटेड जो भी रिजर्व है या प्रोविजन है वो बेटा आएंगे। अब रिजर्व और प्रोविजन लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी कम हो रही है यानी निकाल के ले आओगे तुम, तो बेटा वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। कहाँ, और रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। फिक्टिशियस असेट का क्या करोगे, फिक्टिशियस असेट बेटा, फिक्टिशियस असेट के लिए आप एक बात ध्यान रखना कि ये तो रियलाइजेशन में जाता नहीं है, ये हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस एक्सपेंस कुछ हो सकता है, तो बेटा वो पार्टनर की कैपिटल में जाके राइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। पीएसआर में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है राइट ऑफ हो जाएगा। और लॉस है तो भाई कैपिटल कम ही तो होगी, जब लॉस क्या कहते हैं कैपिटल अकाउंट में डालेंगे तो। फिर लाइबिलिटीज को कैसे क्लोज करेंगे, तो भाई ये तो प्रोविजन रिजर्व हो गया जो इन्वेस्ट हमारी असेट से रिलेटेड था, बाकी प्रोविजन और रिजर्व ऐसे ही पड़े रहेंगे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, बाद में जाएंगे, वो बता दूंगा मैं। लेकिन अभी बाकी लाइबिलिटीज को देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर हो गए, बिल पेबल हो गए, बैंक लोन, कोई थर्ड पार्टी, मतलब बेसिकली हम बात कर रहे हैं उसकी, जितनी भी थर्ड पार्टी है। अब ये असेट को हम बैलेंस शीट से निकालेंगे नहीं, बिजनेस से निकालेंगे। बिजनेस से अगर निकल रही है तो बिजनेस में कम हो रही है, और कम हो रही है तो बेटा डेबिट हो जाएगी, ठीक है। और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर बात आती है कि जब आपने असेट और लाइबिलिटी ले आए, रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गई, तो अब क्या करने वाले हो भाई, तो भाई अब हम उसको बेचेंगे, असेट्स को बेचेंगे। और असेट को बेचने के कुछ केसेस हैं जो हम पढ़ेंगे। व्हेन दी असेट्स आर सोल्ड फॉर कैश, कैश में बिक रही है, तो बेटा ध्यान रखना, हम कैश या बैंक अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लाए थे, ठीक है। चलो बढ़िया बात है। तो जब असेट बेची जाएगी तो बेटा अब असेट तो खत्म हो चुकी है। अब अगर हम देखें कि हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं और बैलेंस शीट में से हम असेट वगैरह को ला के रियलाइजेशन अकाउंट में डाल चुके हैं, तो असेट अकाउंट तो क्लोज हो गए, लायबिलिटी अकाउंट तो क्लोज हो गया, अभी दिखाया ना मैंने, ये वो तो क्लोज हो चुके हैं। तो जब असेट बेचोगे और जो आपकी असेट है उसका अकाउंट ही क्लोज हो चुका है, तो क्या क्या करोगे बेटा, क्या क्रेडिट करोगे। असेट जाती है तो क्रेडिट करते हैं ना, असेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं ना, तो बेटा अब वो रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि असेट का अकाउंट क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा
किसके किसके बिहाफ पे क्रेडिट हो रहा है बेटा, ये असेट के बिहाफ पे क्रेडिट हो रहा है। तो कुल मिला के मैं आपको बात समझाऊं, जितनी भी असेट और लायबिलिटी को आप ले आए हो रियलाइजेशन अकाउंट में, अब वो लायबिलिटी को उन लायबिलिटीज को डेबिट या क्रेडिट करना है, क्योंकि असेट को बेचोगे, ठीक है, और लायबिलिटीज को पे करोगे, तो बेटा ये जो डेबिट और क्रेडिट होंगी, ये लायबिलिटीज और असेट्स, इनके नाम नहीं आएंगे, अब रियलाइजेशन अकाउंट का नाम आएगा बस। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया, कैश या बैंक की जगह पे, ये भी तो असेट है, इसकी जगह पे रियलाइजेशन अकाउंट क्यों नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि ये रियलाइजेशन अकाउंट में डाले ही नहीं गए अभी तक, ये अकाउंट क्लोज हुआ ही नहीं है। तो असेट बेची तो असेट क्या हो रही है बेटा, क्रेडिट हो रही है, नाम किसका रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट का। अब असेट को बेच दिया तो पैसा आया, पैसा क्या है, कैश क्या है, कैश या बैंक क्या है, हमारी असेट, असेट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो क्या करोगे बेटा, डेबिट करोगे। फिर और क्या हो सकता है असेट के साथ, व्हेन असेट इज टेकन बाय अ पार्टनर, एक पार्टनर कह रहा है कि भाई मैं असेट लेकर के जा रहा हूं, तो ले जा भाई, असेट जा रही है तो बेटा रियलाइजेशन का नाम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और वो पार्टनर अब भाई पैसा तो दे नहीं रहा, तो उसकी कैपिटल कम करेंगे, क्योंकि पैसा तो चाहिए सबसे, बिजनेस बंद हो रहा है, हिसाब किताब होता है, तो उस पार्टनर की कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। फिर आता है लास्ट में कि एक असेट है और हमारा क्रेडिटर भी है, तो वो क्रेडिटर हमारी असेट को लेकर के जा रहा है, अब असेट को लेकर जा रहा है तब भी हम एंट्री नहीं कर रहे, क्यों बेटा, क्योंकि जो क्रेडिटर है वो भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ले आए थे, और जो असेट है वो भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ले आए थे, तो यहां पे जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो कभी कोई ऐसी एंट्री देखी है, वही अकाउंट डेबिट वही अकाउंट क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो बेटा रियलाइजेशन से रियलाइजेशन कैंसिल, जीरो, नो एंट्री, कुछ नहीं करना। ये तो वही वाली बात हो गई, अपनी अपनी जेब से 500 रुपए निकाल के दूसरी जेब में डाल लिए, ठीक है, कोई एंट्री नहीं करनी हमें। फिर बात करते हैं लाइबिलिटी को सेटल करने की, पेमेंट करने की, क्योंकि अब असेट को हमने बेच दिया, ये एंट्रीज हमने करके देख ली। अब बेटा लाइबिलिटीज को कैसे सेटल करेंगे, तो ऑन पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को पे करोगे तो लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होता है बेटा, डेबिट होता है। और मैंने क्या समझाया कि लाइबिलिटी भी अब रियलाइजेशन अकाउंट में आ चुकी है, तो लाइबिलिटी को डेबिट नहीं कर सकते हम, उसकी जगह पे उसके बिहाफ पर रियलाइजेशन अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। और जब मैं लाइबिलिटी को पे कर रहा हूं तो मेरा कैश या बैंक डिक्रीज हो रहा है, और ये एक असेट है, असेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। और अगर कोई पार्टनर बोलता है कि मैं आपकी लाइबिलिटी चुका दूंगा, तो भाई चुका दे, हाँ इधर आ भाई, भले इंसान, ठीक है, वो लाइबिलिटी चुकाएगा तो लाइबिलिटी हमारी कम होगी, तो रियलाइजेशन को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और उस पार्टनर ने हम पे एहसान किया है तो उसकी कैपिटल बढ़ाओ, उसने हमारे बिहाफ पे पेमेंट करी है, तो उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, फिर क्या आता है बेटा, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी होते हैं, भाई ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज बिजनेस बंद किया और लाइन लगी हुई है मेरे बिजनेस के बाहर, मैंने ऑफिस का दरवाजा खोला, लाइन लगी पड़ी है, इनकी असेट खरीदते हैं, इनकी असेट खरीदते हैं। अरे भाई सोने चांदी थोड़ी लगे हैं, तो भाई हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है असेट्स को कई बार बेचने के लिए, और उसके लिए हमें कुछ ब्रोकर्स का सहारा लेना पड़ता है, बिल्डिंग बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर का सहारा लेना पड़ता है, और वो हमारे मौसी के लड़के नहीं है, वो हमसे क्या बोलेंगे कि हमें कमीशन दो। तो बेटा वो कमीशन क्या है, वो असेट से पैसा रियलाइज करने का एक्सपेंस है, तो इसी को तो रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलेंगे। तो व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न एंड पेड बाय द फर्म, फर्म ने बोला कि भाई हमारे खर्चे हैं तो रियलाइजेशन खर्चा है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, ठीक है, और कैश या बैंक जा रहा है ऑब्वियसली क्योंकि एक्सपेंस को पे कर रहे हैं, तो बेटा कैश या बैंक एक असेट, एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द फर्म बट पेड बाय द पार्टनर, तो फर्म का खर्चा था तो फर्म ने अपने खर्चे को डेबिट किया, लेकिन पेमेंट किसने कर दी, हमारे पार्टनर ने पेमेंट कर दी, तो उसकी कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करो। जब 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 हमारा पार्टनर हमारे लिए कोई फेवर करेगा तो उसकी कैपिटल को हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और भी केसेस हैं। अगर हम किसी पार्टनर को बोलते तेरे को फिक्स अमाउंट दे रहे हैं रेम्युनरेशन के रूप में कि जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, नहीं हमारा डिसोल्यूशन कराना लायक, ठीक है, तो वो क्या बेटा वो डिसोल्यूशन करवाएगा, वो पार्टनर हमारे लिए क्या कराएगा, डिसोल्यूशन। क्यों, क्योंकि उसको हमने फिक्स रेम्युनरेशन दी है और वो रेम्युनरेशन लेकर काम करना चाहता था। उसने बोला द पार्टनर इज टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, कह रहा है कि भाई जो भी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस होंगे अपन देख लेगा, ठीक है, बस तुम पैसा दे दो। हम फर्म ने पूछा कितना पैसा चाहिए, हमने कहा 10,000 रुपए दे दो, उसके बाद जितने भी खर्च होंगे मैं देख लूंगा। अब ठीक है, तो बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने, 10,000 रुपए हैं फर्म के लिए, क्योंकि फर्म को पार्टनर ने बोल दिया कि भाई तुम मुझे 10,000 दे दो, तुम्हारी छुट्टी, तुम टेंशन मत लो, अब मेरी सरदर्दी है, जितना खर्चा होगा मेरी सरदर्दी है। तो बेटा पार्टनर की कैपिटल भी 10,000 से इंक्रीज हो जाएगी। अब बेटा पार्टनर 10 रुपए खर्चा करे, चाहे 10 लाख रुपए खर्चा करे, चाहे 10 करोड़ रुपए खर्चा करे,
फर्म को उससे मतलब नहीं है, उसने बोला ना, उसने अपनी जुबान दी है कि भाई मेरे को 10,000 दे दो, बाकी मैं देख लूंगा, तो हमें उससे मतलब नहीं है कि उसका कितना खर्चा हो रहा है। अगर उसे 1 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है तो उसका भाई बाकी फायदा उसकी हेडेक है, वो तो हमें डील करनी चाहिए थी ना, फर्म को पार्टनर से डील करनी चाहिए थी कि भाई तेरे को कितना रेम्यूनरेशन देना। उसने जो बोला फर्म ने मान लिया, उतना दे दिया, हमारे लिए यही खर्चा, आंख बंद करके भूल जाओ जो होना है। फिर आगे बात करते हैं, इफ एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर, फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे कर रही है पार्टनर के बिहाफ पर। बेटा पार्टनर के बिहाफ, ये बिहाफ वर्ड इतना बढ़िया है ना, यहाँ पे पार्टनर के बिहाफ पर पे कर रही है, यानी कहने का मतलब क्या कि भाई अगर मैं तुम्हारे बिहाफ पर कोई काम कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या था, ये काम तुम्हारा था। तो अगर पार्टनर के बिहाफ पर फर्म पेमेंट कर रही है तो वो एक्सपेंस किसका था, पार्टनर का था, क्योंकि पार्टनर ने शायद बोल दिया होगा कि तुम टेंशन मत लो, जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे वो मेरे होंगे बस। तो भाई जब उसके खर्चे थे हमें पे करने क्यों पड़ रहे हैं, तो हम तेरी कैपिटल उड़ाएंगे नालायक पार्टनर। जब तेरे खर्चे थे तो तेरी कैपिटल तो गई, तेरा तुझे फेवर हमने किया। जब जब फर्म फेवर करेगी पार्टनर को तो फर्म उसकी कैपिटल को कम करेगी, डेबिट करेगी, और ऑब्वियसली कैश या बैंक पे करना पड़ रहा है फर्म को, तो वो कम हो रहा है, असेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। अब आ गया जो बढ़िया बढ़िया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के केसेस हैं, और आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो when the firm pays amount to a partner as his remuneration for dissolution of the firm, but dissolution expenses are borne by the firm। अब देखो यहाँ पे हमने जो ये पढ़ा, ये वाला पॉइंट, और अब जो ये पढ़ रहे हैं इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यहाँ पे भी रेम्यूनरेशन दी थी, लेकिन खर्चे जो थे डिसोल्यूशन के, चाहे रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलो चाहे डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोलो, बात एक ही है। तो हमने रेम्यूनरेशन दी थी 10,000 रुपये, और पार्टनर ने बोला था जितने भी अब डिसोल्यूशन के खर्चे होंगे तुम टेंशन मत लो, फर्म मैं हूं ना। बड़ा ही बाहुबली समझ रहा था खुद को। अब 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 क्या है कि अब भी पार्टनर को भाई रेम्यूनरेशन दी जा रही है, लेकिन यानी बट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द फर्म। फर्म ने बोला तू टेंशन मत ले, तेरे साथ तब भी हम खड़े हैं, तू बस हमारी मदद कर, हेल्प कर। तो ये जो रेम्यूनरेशन दी जा रही है वो सिर्फ हेल्प करने के लिए दी जा रही है। तो अब जो खर्चा होगा रेम्यूनरेशन लेने के बाद वो पार्टनर को नहीं झेलना पड़ेगा, वो अभी भी फर्म पे करने को तैयार है। तो रेम्यूनरेशन के लिए बोला कि एक काम करो, तुम 5,000 रुपये रेम्यूनरेशन दे दो, तुम्हारे लिए भागा दौड़ी मैं करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन जो दे रहे हैं पार्टनर को 5,000 रुपये दे रहे हैं, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस ही है वो। किस लिए रेम्यूनरेशन दे रहे हो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम पे दे रहे हो, ठीक है। और उस पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज भी हो जाएगी 5,000 से। अब मैं पार्टनर वो जिसको 5,000 रुपये मिले, मैं जा रहा हूँ जगह जगह जा रहा हूँ, हेल्प करनी है, भाई साहब वो हमारी बिल्डिंग बिकवा दो, वो कह रहे भाई 10% कमीशन लेगा, हाँ जी 10%, दो 10% कमीशन, फर्म से लेके दे दी, मान लो 10% कमीशन 20,000 बनती है। तो बेटा ये भी फर्म दे रही है, फर्म का कैश बैंक डिक्रीज हो रहा है, और ये भी फर्म के ही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है। तो हम चाहें तो इन दोनों को मिक्स करके एक एंट्री कर सकते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 25,000, जिसमें से पार्टनर की रेम्यूनरेशन 5,000 थी, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 कैश बैंक 20,000। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट, when realization expenses are to be borne by one partner say X and paid by another partner say Y, कि भाई खर्चे किसके थे, बियर किसने करे थे खर्चे, एक्स ने करे थे, मान लो एक पार्टनर है, मान लो उसका नाम एक्स है, उसने बोला मेरे खर्चे हैं, लेकिन खर्चों की पेमेंट किसने करी, वाई ने करी। खर्चों की पेमेंट किसने करी, वाई ने करी। कभी कभी होता है ना, हो जाता है भाई, दोस्ती यारी में फंस के रह जाते हैं हम लोग, खा पी के दोस्त पेमेंट अपने दूसरे वाले दोस्त से करा देता है, बोलता तेरे को पार्टी दूंगा, तेरे को पार्टी दूंगा, खा पी के कहता मैं तो पैसे ही नहीं लाया, पेटीएम चल नहीं रहा है, इंटरनेट खत्म हो चुका है, बहुत सारे लफड़े होते हैं, ठीक है। तो यहां पर बेटा एक्स का खर्चा था और वाई ने पे करा, तो भाई एक्स को मानना पड़ेगा उसका खर्चा था, तो उसकी कैपिटल कम करो और उससे पैसा लेके वाई को दे दो, क्योंकि वाई का तो खर्चा ही नहीं था, बेचारे को क्यों पीस रहे हो जब उसका खर्चा नहीं था। तो एक्स कंपनसेट करेगा वाई को, एक्स की कैपिटल कम होगी और वाई की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी जितना भी उसने खर्चा किया था, ठीक है। तो ये तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के कुछ टॉपिक्स थे, और आई थिंक रियलाइजेशन अकाउंट पूरा ही हमने अच्छे से समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पार्टनर के लोन अकाउंट की,
कि भाई जब थर्ड पार्टी का पूरा पेमेंट हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू, सारी एसेट जितनी भी हम बेच सकते हैं बेच दी, थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दी, अब बारी आती है पार्टनर के लोन अकाउंट की, यानी सेकंड प्रायोरिटी हमारी पार्टनर का लोन अकाउंट चुकाना है। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर दी जाए कि पार्टनर का लोन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है, ये अपने आप अपने अकाउंट में ही क्रेडिट रहता है। ठीक है, ये पे किया जाता है, पेड आफ्टर क्या, आउटसाइड लायबिलिटी, यानी जो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने पे करी, बट बिफोर, लेकिन पार्टनर की कैपिटल से पहले पे किया जाता है। और जब पे किया जाता है तो ये लायबिलिटी खत्म हो जाती है, और जब खत्म हो जाती है लायबिलिटी तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो पार्टनर लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जब पेमेंट होगी तो कैश बैंक भी तो कम होगा, कैश बैंक डिक्रीज होगा तो क्रेडिट कर देंगे। है ना, सिंपल इजी। आगे बढ़ते। अब बेटा पार्टनर लोन अकाउंट में इससे ज्यादा कुछ था नहीं, अब पार्टनर की कैपिटल के बारे में बात करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जर्नल एंट्री समझो, मजा आएगा। अब जो जो रिजर्व रह गए थे, जो हम नहीं लेके गए थे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, जो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस थे, वो सब बटेंगे। अब सब कुछ होगा। अब देखो जरा, तो सबसे पहली चीज तो बेटा हो सकता है हमारे करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस हो। बेटा नेगेटिव बैलेंस है तो भाई क्यों फैला रखा है रहता, बिजनेस बंद हो रहा है, कैपिटल को भी मेंटेन करने के लिए दो दो अकाउंट बन रखे हैं, अरे भाई दोनों अकाउंट को एक कर दो। तो बेटा करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ही ले आएंगे, और नेगेटिव बैलेंस अगर करंट अकाउंट का है तो बेटा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो कैपिटल भी डिक्रीज होगी, डेबिट कर देंगे। और अगर इसका उल्टा भी हो सकता है कि भाई पॉजिटिव बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है आपके पार्टनर के करंट अकाउंट का, और वो पॉजिटिव बैलेंस कैपिटल अकाउंट में आएगा तो कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगी, और कैपिटल इंक्रीज होते तो क्रेडिट करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि भाई आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर है उसका क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व है, तो बेटा ये पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेगा, पीएसआर में बांटेंगे। और अगर भाई कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है यानी लॉस है, या फिर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई एक्सपेंडिचर जो राइट ऑफ नहीं हुआ, तो बेटा वो क्या होगा, पार्टनर की कैपिटल में जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी पार्टनर की कैपिटल पीएसआर में। ठीक है, ये सारी चीजें पता है। अब बेटा रियलाइजेशन अकाउंट भी हमने बनाया था, रियलाइजेशन अकाउंट का अगर प्रॉफिट आता है, अगर रियलाइजेशन का प्रॉफिट आता है तो वो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में जाएगा, पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी पीएसआर में, और उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। ऐसा इसका उल्टा भी हो सकता है, रियलाइजेशन का अगर लॉस आता है बेटा तो लॉस पार्टनर की कैपिटल में जाएगा, और कहाँ जाएगा, और पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। अब सारा का सारा जब हम पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का काम कर चुके हैं तो अब क्या करेंगे, अब भाई उसका बैलेंस करेंगे, और बैलेंस जो भी आएगा अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो पार्टनर को दे देंगे कि भैया ले जा तू अपना पैसा, और अगर नेगेटिव बैलेंस आएगा तो पार्टनर को पकड़ लेंगे, इधर आ तू, तेरा पैसा रह रहा है अभी, फटाफट से पैसा लेकर आ। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी बेटा, अगर उसका नेगेटिव बैलेंस है तो उसको पैसा लाना पड़ेगा, और कैश या बैंक इंक्रीज होगा जब वो पैसा लाएगा, और पार्टनर की कैपिटल -5,000 थी सपोज, तो वो 5,000 लाएगा तो जीरो हो जाएगी, और -5,000 से जीरो होना वो इंक्रीज होना ही होता है, तो इसलिए पार्टनर की कैपिटल भी क्रेडिट होगी यहाँ पे। और इसका उल्टा हो सकता है, इसका उल्टा हो सकता है, पॉजिटिव बैलेंस था बेटा कैपिटल अकाउंट का, पॉजिटिव बैलेंस था उसके कैपिटल अकाउंट का, तो भाई वो पार्टनर अपना पैसा लेकर चला जाएगा और फर्म को वो पे करना पड़ेगा, और फर्म जब पैसा पे करेगी तो कैश या बैंक क्रेडिट होगा, और कैपिटल एकदम खत्म हो जाएगी, जीरो। ठीक है, ये तो कैपिटल अकाउंट के बारे में था। अब थोड़ा गुडविल के बारे में बात कर लेते हैं कि गुडविल थोड़ा सा बच्चे मिस इंटरप्रेट करते हैं, थोड़ा समझ नहीं पाते, पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते। तो बेटा गुडविल कितने तरह की, दो तरह की आपने पढ़ी है, अपीयर इन द बैलेंस शीट यानी परचेज्ड गुडविल, परचेज्ड गुडविल, और बेटा डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, इसका मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब बेटा आपने पढ़ा परचेज गुडविल बैलेंस शीट में होती है, लिखा भी हुआ है अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, तो बेटा बैलेंस शीट में है तो जो बैलेंस शीट के अंदर असेट है उसको ट्रांसफर तो हम कर ही रहे हैं ना रियलाइजेशन में, गुडविल को अलग फील करने की जरूरत नहीं है, इसको भी बाकी जो असेट्स है उसकी तरह ट्रीट करो, रियलाइजेशन में लेकर जाओ, तो जब ये असेट जाएगी तो ये असेट भी कम होगी और क्रेडिट हो जाएगी और रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रांसफर करते हैं। लेकिन जब ये है ही नहीं बैलेंस शीट में तो ट्रांसफर क्या कद्दू करोगे, तो नो एंट्री।
फिर आगे बात करते हैं कि जब हम इसको रियलाइज करके कैश प्राप्त करते हैं तो क्या होता है। तो बेटा जैसे सारी एसेट्स बिकती है वैसे गुडविल भी बिकती है, और जब गुडविल बिक रही है तो बेटा एसेट हमारी कम हो रही है, तो बेटा आप गुडविल अकाउंट तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो इसमें मिल चुका है, लिप्त हो चुका है। तो अब बेटा गुडविल की जगह पे रियलाइजेशन अकाउंट ही क्रेडिट होने वाला है, और कैश या बैंक इंक्रीज होगा तो वो हम क्या कर देंगे बेटा, डेबिट कर देंगे। ठीक, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बेटा भले ही ये बैलेंस शीट में नहीं आई, और बैलेंस शीट में नहीं तो इसलिए ये रियलाइजेशन में नहीं गई, लेकिन पैसा तो इससे भी आ सकता है बेटा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल से भी पैसा आ सकता है, क्योंकि गुडविल गुडविल होती है, चाहे वो सेल्फ जनरेटेड हो, चाहे वो परचेज्ड हो, चाहे वो बैलेंस शीट में दिखाई दे, चाहे वो ना दिखाई दे, उसको बेचा जा सकता है क्योंकि वो बिजनेस के साथ एग्जिस्ट करती है। और जब बेचा जाएगा तो बेटा एंट्री तो सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन सेम। अगर कोई पार्टनर बोले मैं गुडविल ले जाऊं क्या, तो हमने कहा बिक नहीं रही तू ही ले जा, तो वो जब भाई गुडविल जाएगी तो रियलाइजेशन तो क्रेडिट होगा, अब चाहे वो परचेज हो चाहे सेल्फ जनरेटेड हो, ठीक है। और पार्टनर कैपिटल जो लेकर जा रहा है पार्टनर गुडविल को, उसके कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे, सेम एंट्री है यहाँ पे भी, ठीक है। बस फर्क इतना सा है कि ये ट्रांसफर नहीं होगी, बाकी सारा काम एक जैसा होने वाला है, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल ट्रांसफर नहीं होगी, बाकी सारा काम एक जैसा होने वाला है। फिर बात करते हैं कुछ डेबिट बैलेंस की, कि अगर किसी भी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आता है दैट मींस कि ये नेगेटिव बैलेंस है। और बेटा यहाँ पे दो रास्ते आपको दिखाई देते हैं, कि पहली बात तो हमने सीधी सीधी बात देखी है कि भाई तेरा डेबिट बैलेंस है, चल बे पैसा लेके आ भाई, तो ब्रिंग, पहला काम क्या, पैसा लेकर आओ। हम जैसे ही बोलेंगे पार्टनर को पैसा लेकर आओ तो वो पैसा लेकर आ जाएगा, तो पार्टनर को अपना डेफिशिएंट अमाउंट लेकर आना पड़ेगा, जितना भी, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था ना, -5,000 रुपए की कैपिटल है तो उसको 5,000 रुपए लाने पड़ेंगे। लेकिन जब हम बोलेंगे भाई साहब पैसा लेकर आओ, आपके 5,000 नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो हो सकता है कि उस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हो सकता है उस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हो, और वो पार्टनर बोले अच्छा है ना, मुझसे चालाकी, भाई मैंने फर्म को लोन दिया है, तुम मुझसे 5,000 मांग रहे हो, मैंने 1 लाख का लोन फर्म को दे रखा है, तो तुम 5,000 काट के मुझे 95,000 वापस करो ना, मेक सेंस। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, जब एक पार्टनर ने अपनी फर्म को लोन दिया होता है और उसका नेगेटिव बैलेंस होता है, तो उसके बैलेंस को हम मांगते नहीं है कि ले आ, ट्रांसफर कर देते हैं उसके लोन अकाउंट के अंदर, ठीक है। कहां कर देते हैं बेटा, लोन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। इसका एग्जांपल लेकर समझते ज्यादा मजा आएगा। तो डेबिट बैलेंस है सबसे पहला, लोन फ्रॉम हरीश, हरीश एक पार्टनर है बेटा, 50,000 का लोन दे रखा है, एंड बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है बेटा 25,000 का। हम तो नेगेटिव बैलेंस सीखने आए थे, कोई बात नहीं, अच्छे से शुरुआत करी, पॉजिटिव बैलेंस लिया है, तो बेटा पॉजिटिव बैलेंस भी लेकर जाएगा और इसका लोन फर्म वापस चुकाएगी, तो हरीश का लोन चुकाएगी और बैंक डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें जो सीखना वो तो भाई सेकंड जो एग्जांपल है उससे शुरू होगा, लोन फ्रॉम हरीश, ठीक है, कितना बेटा 50,000 रुपए, एंड बैलेंस इन इस कैपिटल अकाउंट, डेबिट बैलेंस बेटा 40,000 रुपए। तो फर्म ने बोला हाँ भाई 40,000 रुपए निकाल, उसने भी चौड़े होकर बोला 50,000 दे रखा है, ज्यादा बोलो मत। तो अब हुआ क्या कि उसका लोन पूरा का पूरा डिसमिस हो चुका है। कैसे, उसकी कैपिटल का 40,000 रुपए हमने उसमें ट्रांसफर कर दिया, बचा 10,000 रुपए, तो फर्म को वो 10,000 रुपए पे करना पड़ा और उसके बैंक बैलेंस 10,000 रुपए से कम हो गया, तो अल्टीमेटली फर्म को ही 10,000 रुपए इस पार्टनर को लौटाने पड़ेंगे। लास्ट, लोन फ्रॉम हरीश 50,000 रुपए, कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस 60,000 रुपए। अब फर्म ने बोला 50,000 रुपए भाई आपका नेगेटिव बैलेंस सॉरी 60,000 रुपए आपका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, वो चौड़ा होकर बोलता है 50,000 रुपए लोन दे रखा है ना, तो फर्म ऊपर से बोलती है हाँ भाई लोन ही तो दे रखा है, 10,000 रुपए और देना, ज्यादा बोल मत। आई बात समझ में, तो उसका 50,000 का लोन भी निपट गया, उसको 10,000 रुपए और देने पड़े, तो कैश या बैंक इंक्रीज हो गया, 10,000 रुपए पार्टनर ला रहा है अब, और तब जाके उसका नेगेटिव बैलेंस की आत्मा को शांति मिली। तो बेटा ये सारे कंसेप्ट थे, आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। प्रैक्टिस सेशन भी इसका आएगा, जरूर आएगा, जल्दी आएगा, टेंशन मत लो भाई, प्रैक्टिस सेशन चल ही रहा है, अभी तक हुआ है तो ये भी जरूर होगा, तो उसका वेट करो और अच्छे से पढ़ाई करो, इसके कंसेप्ट को भाई डिटेल में दिमाग में ले आओ, और खुद भी अभी क्वेश्चन करके देखो कुछ, तो आपको फील होगा कि कंसेप्ट समझने से कितना मजा आता है क्वेश्चंस करने में, ठीक है, अंधेरे तीर नहीं चलाने पड़ते। और बाकी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं Adda24/7 ऐप डाउनलोड करके, वहाँ पे बहुत सारा फ्री का कंटेंट है, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, फ्री क्विजेस, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो ज़रूर Adda24/7 ऐप डाउनलोड कर लो मेरे भाई। और आपको अगर अच्छे से जुड़ना है कि भाई आप हर दिन भाई
हमारी टीम के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को एकदम सुपर सॉलिड बनाना है, चाहे वो क्लास 12 की, चाहे CUET 2025 की तैयारी हो, तो बेटा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऑफर करता है अड्डा 24/7। और CUET तो वैसे भी आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म CUET अड्डा 24/7 है। तो यहाँ पे आपको लाइव बैचेस मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस के साथ महापैक मिल जाएंगे। और महापैक अगर आप ले लेते हो तो आपको कोई भी बैच, ठीक है, यहाँ पे समर 2.2 दिख रहा है, कोई सा भी बैच अगर अभी आया हो तो आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप महापैक ले लेते हो। तो जो पहले बैचेस आए थे, जो अब बैचेस चल रहे हैं और जो फ्यूचर में बैचेस आएंगे, वो सारे के सारे आपको फ्री मिलेंगे अगर आप महापैक लेते हैं तो। ठीक है, और मेरे हिसाब से ये डील ज्यादा बेटर है। ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ थोड़ी कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन बेनिफिट्स भाई 10 टाइम्स एक्स्ट्रा होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो कोई भी लाइव बैच लेना हो या फिर आपको महापैक लेना हो तो आप कोड यूज करेंगे Y550, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। एंड अगर आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं और CUT की बुक्स आपके पास नहीं है तो भाई CUT की बुक्स आप ले सकते हैं। और आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं, वहां पे आप कोड यूज क्या करेंगे Y550S। ठीक है बेटा। एंड बाकी तो भाई आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे अड्डा 24/7 और यहाँ पे वेबसाइट आपको दिख जाएगी adda247.com। ऑल कोर्सेज आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस पे ही क्लिक करना है। ठीक है, 1 2 3, और जैसे आप क्लिक करेंगे UGPG एंट्रेंस एग्जाम आएगा, इस पे क्लिक करना है बेटा। एंड टॉप थर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है CUT UG, और साइंस कॉमर्स आर्ट सबके लिए है। कॉमर्स पे हम क्लिक करेंगे और ये कोई भी बैच आपको लेना हो, मान लो ये वाला बैच है, आपने इस पर क्लिक करा, जो भी प्राइस दिख रहा है टेंशन नहीं लेनी, बाय नाउ पे क्लिक करना है क्योंकि अभी कोड लगाना है। ठीक है, लगभग 12,000 रुपये के आसपास है ना, 11,999 का कोर्स है। अभी जैसे आप कोड लगाओगे बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। ऊप्स हो गया बेटा इसका, रुको। हाँ, तो यहाँ पे आप कोड लगाओगे बेटा Y550, और ये देखो ये वाला कोड आपको लगाना है। और जैसे ही, पहले इसको हटाओ, जैसे ही आप अप्लाई करोगे बेटा इसका प्राइस कम हो जाएगा, 9959 हो जाएगा, 2,000 से ज़्यादा का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, जो क्लासेस अगर आपसे कोई बच्चा नहीं ले पाता तो वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट भी में भी आपके पास अवेलेबल रहेंगी, तो किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा और बहुत अच्छे से आपको कहते सारी चीज़ें मिल रही हैं। और यहाँ पे आपको E-बुक वगैरह सारी चीज़, सेक्शनल टेस्ट वगैरह मिल रहे हैं। एक बार इसको पढ़ लेना कि पैकेज में क्या क्या इंक्लूड है। स्टडी प्लान आपके लिए यहाँ पे आ चुका है, कब बैच शुरू होगा, कब खत्म होगा, सारी चीज़ें आपको बता रखी है। सब्जेक्ट कैसे कौन कौन से कवर होंगे वो सारी चीज़ें आप देख लेना। एग्जाम पैटर्न, नोट्स, सब कुछ बेटा आपको प्रॉपरली एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट देने के लिए आपको अड्डा 24/7 जाना ही जाता है। तो यहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो कोड आपको याद रखना Y550, आपको बेहतरीन डिस्काउंट्स इसके लिए मिलेंगे, चाहे आपको कभी भी कोई भी कोर्स लेना हो। ठीक है, तो बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो इसको भाई आप बहुत प्यार देंगे और मुझे मोटिवेशन मिलता है जब मैं देखता हूँ कि आप लाइक करते हैं इन क्लासेस को, शेयर करते हैं सबके साथ। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अभी वेट कर रही हैं, सुपर अमेजिंग चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं। सारी अपडेट्स हों, क्लासेस हों, प्रैक्टिस सेशंस हों, सब कुछ होगा। तो ज़रूर मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।